वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। VK, all yours. ओके, तो मैं एक मिनट अपनी प्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ। बाय द वे, आंचल और राज और हर्ष, VK शर्मा अभी ऑस्ट्रेलिया में है और वहाँ पे रात के 11:30 बज रहे हैं। हेलो। तो इस दृष्टिकोण से सोचना कि अभी सोने का समय है, वो जग करके हमारे लिए आए हुए हैं। इसके से बात होती रहती है। हम दोनों काफ़ी साल इकट्ठे रहे आर्मी में, और उसके बाद इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ऑल दो अलग अलग कंपनीज में काम किया है। बट या तो मैंने एसके का जब टॉपिक देखा तो मैंने डेट की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, और मुझे पता चला कि 2 दिन के बाद ही ये जो है प्रेजेंटेशन है। और मैं ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही बाकी डॉटर के काम में और उसमें बिजी था, तो मैंने आज ये प्रेजेंटेशन बनाई है। तो बेसिकली एआई और सोसाइटी इतना लार्ज टॉपिक है, तो मुझे इसको स्कोप करना था कि किस तरह मैं इसका, बहुत सब मेरे पास काफ़ी मटेरियल था, तो उसमें से कैसे मैं आपके लिए फिल्टर कर सकूं। तो जैसा कि आप जानते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एकदम इस फील्ड ने पिछले 10 साल में तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। क्योंकि 98 में, अभी आपको पता नहीं याद है कि नहीं, 98 में पहली बार एक डीप ब्लू करके वो बना था एल्गोरिथम, और गैरी कैस्परोव को उसने चेस में हरा दिया था पहली बार। और अब उसके बाद आई मीन वो एक बहुत ही अजीब वो माना जा रहा था कि चेस एक ह्यूमन के लिए एक ह्यूमन डोमेन के लिए काफ़ी एडवांस्ड गेम है, और जिसमें ब्रेन चाहिए, और एक मशीन आकर उसको हरा देती है। और उस मशीन के पीछे जो एल्गोरिथम चलते हैं वो तो खैर कई एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं, बट ये पॉसिबल नहीं सब माना जाता था, बट ये हो गया। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब कि बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम क्या समझते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है पहले एलन ट्यूरिंग ने आज से कोई 50-60 साल पहले, वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास, 1940s में या 45 में, ये उसने एक डेफिनेशन दी थी कि यदि मशीन जो है ह्यूमन लेवल की तरह पर काम करती है और ह्यूमन लेवल का बिहेवियर डिपिक्ट कर सकती है, ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस डिपिक्ट कर सकती है, ऐसे काम जो जो हम मानते हैं कि सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं, मशीन के पास तो पॉसिबिलिटी नहीं है करने की। तो यदि वो मशीन ऐसा कर दे, तब जो है उसको माना जाएगा कि वो मशीन जो है एआई एआई टेस्ट को पास कर सकती है। क्योंकि एलन ट्यूरिंग ने फर्स्ट टाइम इस डेफिनेशन को कहा था। इस टेस्ट का नाम एलन ट्यूरिंग या ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं इसको। तो ट्यूरिंग टेस्ट में बेसिकली एबिलिटी ऑफ मशीन टू डिपिक्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन बिहेवियर, इनको कैसे वो डिपिक्ट कर सकती है कितनी इजीली। और उसका टेस्ट ये है कि एक मान लो एक जज है जिससे जो जो देखने जो दूर बैठा हुआ है, और वो एक मशीन से या ह्यूमन से बात कर रहा है, और उसको वो किसी भी सब्जेक्ट में बात करता है, और वो रियलाइज करता है कि उसको लिए मुझे पहचानना मुश्किल हो जाता है कि क्या वो मशीन से बात कर रहे हैं या एक इंसान से बात कर रहे हैं। तो यदि ऐसा पॉसिबल हो जाए तो वो मशीन है फिर वो ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लेती है। हम देख रहे हैं कि आजकल कितनी एडवांस हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि किसी मशीन ने सक्सेसफुली जो है ट्यूरिंग टेस्ट को कम्प्लीटली पास किया है। ऑल तो काफ़ी पहुंच गए हैं क्लोज, बट अभी भी वो टाइम नहीं आया जिससे कि ट्यूरिंग टेस्ट पूरी तरह से पास कर दिया जाता है। हालांकि कंपनीज क्लेम करती हैं, बट किसी ना किसी पॉइंट पर आकर ये इंटेलिजेंस जो है जज जो है ये जजमेंट कॉल ले लेता है कि मैं मशीन से ही बात कर रहा हूँ, ह्यूमन से बात नहीं कर रहा। ओके, बट अब जो है कई सालों से अब ये देख रहे हैं कि प्रोग्रेस कितनी एडवांस हो गई है। यू नो एक वेट बट वाइट ब्लॉग है जिसपे उसने बहुत से अच्छे आर्टिकल्स लिखता है वो,
और 2016 का आर्टिकल है, रोड टू सुपर इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अच्छे आर्टिकल्स हैं। तो उसमें उसने ये बताया है कि जो एडवांस सोसाइटीज होती हैं, जैसे जैसे अब हमारी सोसाइटी काफी माना जा सकता है एडवांस है, वो सोसाइटीज जितनी ज्यादा एडवांस होती हैं उतनी रैपिडली और ज्यादा एडवांस करती हैं, यानी कि ऑलरेडी मतलब कि वो एडवांस स्टेज में है, और उनकी जो तरक्की है वो और भी ज्यादा तेज होने लग जाती है वहां पर। तो इसका एक सीधा एग्जाम्पल आप देखा जाए कि आज हम 2023 में बैठे हैं, यदि हम 1750 में चले जाए, किसी बंदे को उठा के ले आए वहां से 1750 से, तो वो तो ये देखेगा कि उसको समझ ही नहीं आएगा। उस समय ना तो मोटर कार्स थी, शायद टेली प्रिंटर आ गया था, टाइपराइटर, टाइपराइटर था, प्रिंटर भी नहीं कहते, टाइपराइटर, मुझे भी नाम भूल गए हैं, टाइपराइटर नाम की एक चीज़ आई थी। और उसके बाद जो है ना तो गाड़ियां थी ना मोटर्स थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी उस समय। और अब यदि उसको उठा के ले आए हैं और वो देखेगा कि यहाँ पर सड़कों के बराबर ये छोटे छोटे कैप्सूल्स दौड़ रहे हैं, उसको तो शायद कैप्सूल ही नजर आएंगे, डब्बे, वो जो कारें समझेगा उनको। और ह्यूमन जो है अक्रॉस दी ओशंस बात कर सकते हैं। अभी ये आदमी जो है आज उसके साथ बात कर रहा है, और कल वो हजारों मील दूर ओशन के उस तरफ चला जाता है और वो बात करता है, और वो वहां से अपना फेस उसका उसको देख भी सकता है। तो यदि वो ये चीजें देखेगा तो उसके लिए तो मतलब कि इतनी बड़ी हैरानी की बात होगी कि ही विल ही कैन डाई ऑफ शॉक, सरप्राइज शॉक से वो मर सकता है, कि इतना ज्यादा उसको उसके लिए हैरानी की बात है ये चीजें। और यदि अब ये सिर्फ 250 साल पीछे जाने की बात कर रहा हूँ मैं, 250 या 350 साल, ठीक है। बट यदि आप 1750 से यदि आप 300 350 साल और पीछे चले जाओ 1400 में, तो तब भी मतलब कि जब इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि वो उसको इतना इतना चेंज नहीं होगा पिछले 300 साल 400 सालों में। बस घोड़ा गाड़ियां तब भी थी, और एग्रीकल्चर हो रहा था, बिल्डिंग्स बन रही थी, बट वो भी दूसरे तरह के घर थे। छोटी मोटी रिसर्च शुरू हो गई थी स्पेस का, स्पेस के आइडियाज क्या हैं, गैलीलियो आ गया था, ये लोग जो थे मतलब नए तरह के एडवांसेज जो है, बट इतना हैरानी नहीं होगी। उतनी हैरानी उसको तब होगी यदि हम 1200 साल पीछे चले जाएं, 12,000 ईयर्स बीसी, मतलब कि आज से 1400 1500 साल पीछे जाएं। तब शायद मतलब कि एग्रीकल्चर भी नहीं थी, और लोग जो हंटर गैदर थे, और उस वहां के लोगों को यदि उठा के लाया जाए और 1750 में उनको लाके खड़ा कर दिया जाए, तब शायद उसको उतनी शायद हैरानी होगी कि कितनी दुनिया बदल गई है। और उससे यदि पीछे जाना हो तो शायद पता नहीं 1000 1 लाख साल पीछे जाना पड़ेगा। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज कि जो एडवांस सोसाइटीज हैं उसमें जो डेवलपमेंट की प्रोग्रेस है वो बहुत तेज होने लग जाती है। अब आने वाले 10 सालों में शायद इतनी प्रोग्रेस हो जाएगी जो कि शायद पिछले 100 सालों में नहीं हुई होगी। सो वी विल बेसिकली वी आर सीइंग दिस, और ये हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी से हमारे टाइम में, आज से 20 साल पहले 2000 में तो मोबाइल फोन्स आए थे, और लोग मोबाइल फोन को देखते थे और सोचते थे कि ये जो है एक कुछ ही पीसेस आए थे, और आजकल घर घर में मोबाइल है। तो अब और हर एक चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अब आनी शुरू हो गई है, और एडवांस्ड एल्गोरिथम्स आ गए हैं। तो इसके ऊपर हम, तो ये जो कहना है उसका कि एडवांस सोसाइटीज बहुत तेजी से बात चल रही हैं आगे, और ये कहाँ जाकर खत्म होगी, ये एक नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि बेसिकली एक तरफ हम ये माना जाए कि मान लो हमारे पास जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, एक तरफ उन प्रोग्राम्स को ले लिया जाए कि वो सिंपल प्रोग्राम्स हैं, और यहाँ फिर उससे थोड़े कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जैसे आपने अलेक्सा देखा होगा या सिरी देखा होगा या कॉर्टेना, जो वॉइस चैटबॉट्स हैं। आप बात करते हो तो वो या आपसे मतलब हे गूगल करके जब आप बात करते हो, या कॉर्टेना से बात करते हो, यदि आपने मोबाइल फोन में एजेंट्स जो हैं, आप डायरेक्टली उसको बोल सकते हो कि मुझे ये ढूंढ के बताओ क्या भारत का राष्ट्रपति क्या है, तो आपको आंसर दे देगा वो, राइट। तो ये कम्प्लेक्स, ये जो है चैट बॉट्स बोलते हैं इनको। मतलब ये बॉट मतलब एक एजेंट जो बात कर सकता है, और वो ह्यूमन नहीं है, बट उससे बात वो एक प्रोग्राम है जो आपकी लैंग्वेज को समझता है, आपके बात को समझता है, और आपकी उसको इंटरप्रेट कर लेता है, आपकी स्पीच को टेक्स्ट में डाल देता है, और फिर सर्च कर लेता है, और उसका फिर आंसर आपको बोल के बता देता है। तो वो कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स आते हैं। और फिर यदि ये कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, तो ये एक तरफ तो है कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, दूसरी तरफ है कि क्या ये मतलब कि यू नो कितने परसेंट इसमें से जो है हम ये कह सकते हैं कि यार ये तो डेफिनेटली मशीन कर रही है, और कितने परसेंट है कि ये
ये तो पक्का यार ऐसा लगता है कि ह्यूमन बोल रहा है, या जो ह्यूमननेस की तरफ बढ़ रहा है ये चीज़ें। तो ये डिफरेंस को यदि हम प्लॉट करेंगे धीरे, एक तरफ तो हम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेते हैं नीचे, और दूसरी तरफ हम एक तरफ कंप्यूटर और ऊपर ह्यूमन। तो भी अब देखते हैं, यदि हम उनको प्लॉट करते हैं तो आप देखोगे कि कई एल्गोरिथम जो है अभी भी मतलब कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स में आ रहे हैं। और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है, ये जो सिस्टम्स है, जैसे अलेक्सा हो गया, या मतलब कि सेल्फ ड्राइविंग कार, आपने नाम सुना होगा कि कार अपने आप ही आप अपना ड्राइव कर सकती है कार अपने आप को। ठीक है, आप गाना उसके बोलते हैं, हे अलेक्सा आई वांट टू लिसन टू दिस सॉन्ग, मैं मुझे ये गाना सुनाओ, तो अलेक्सा गाना शुरू कर देती है। तो ये सब एल्गोरिथम जो है, ये एक नैरो इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस मानी जा सकती है कि एक पर्टिकुलर फील्ड में मशीन ने काफी हद तक काबिलियत हासिल कर ली है। सो दैट इज स्टेप नंबर वन। ओके, स्टेप नंबर टू है कि यदि मशीन एक जनरल पर्पस, हम मशीन को ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कार चलाने के लिए बोलें, या मतलब कि गाना सुनाने के लिए, या चेस खेलने के लिए बोलें। हम मशीन को कोई भी काम दे दें, जैसे ह्यूमंस को क्या करते हैं, हम किसी भी ह्यूमन को बाय एंड लार्ज कोई भी काम दे देते हैं, तो उस ह्यूमन जो है थोड़ी सी ट्रेनिंग करने के बाद शायद वो काम को किसी भी फील्ड में वो कर सकता है। बट मशीन जो है वो वैसा, एक पर्टिकुलर मशीन एक काम कर सकती है, दूसरे काम के लिए उसको फिर दूसरी मशीन चाहिए। बट यदि कोई ऐसी मशीन बन जाए जो जिसको मल्टीपल काम दे दिए जाएं, और वो मल्टीपल काम डिफरेंट डोमेन्स में होंगे, बट वो कर सकती है, तो वो जो है फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ने लग जाती है। वो नैरो इंटेलिजेंस से जनरल इंटेलिजेंस बन जाती है। तो अभी तक वैसी मशीन अभी नहीं बनी है, बट बहुत ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि ऐसी मशीन्स को बनने में शायद 50-60 साल और लग जाएंगे। बट ये देखो 10 साल में भी हम उससे काफ़ी क्लोज पहुंचते जा रहे हैं। आपने नाम सुना होगा, अभी चैट जीपीटी करके आया है। चैट जीपीटी को हम कई क्वेश्चन पूछते हैं, और चैट जीपीटी का मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आने वाली स्लाइड में। तो आप देखोगे कि वो जनरल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है। और एक टाइम और एक और चैलेंज है उसके बाद, कि ओके, नैरो इंटेलिजेंस अचीव हो गई है अच्छी तरह से, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस होने वाली है कुछ ही सालों में शायद। और फिर क्या ये मशीन सेंटिएंट बन सकती है? क्या मीन्स कि ये ऐसे बिहेव कर सकती है कि यू नो कि जैसे ये बिल्कुल ह्यूमन हो, और ह्यूमन से भी बेटर हो। मतलब हर काम में, हर एक डोमेन में यदि कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जो कि ह्यूमन से काफी एडवांस है, और वो उसको खुद ही मालूम है कि मैं ह्यूमन से बहुत ज्यादा एडवांस हूँ। तो इमेजिन करो कि वो मशीन और वो एजेंट हम लोगों को क्या समझेंगे। तो हम लोगों के लिए, जिस तरह हम लोगों पशु पक्षी और कीड़ों को और इंसेक्ट्स को जो हम इंटेलिजेंस ग्रांट करते हैं कि ये स्पीशीज तो हमारे से बहुत नीचे लेवल की है, तो यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेपियंट बन जाती है, और मतलब कि उस लेवल तक आ जाती है जहां पर जिसको हम सुपर इंटेलिजेंस बोलते हैं, कि हर फील्ड में ह्यूमन लेवल से बहुत आगे, तो वो हम लोगों को शायद हम उन लोगों ऐसी मशीन्स के आगे एक कीड़े मकोड़े ही बन जाए। और हो सकता है कि ये भी एक खतरा, आजकल के जो आईआईटी, जो एमआईटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में काम करते हैं, उनके सीईओज हैं, वो सोच रहे हैं कि ऐसा शायद हो सकता है। और उनको भी अब ये डर लगता है कि यदि ये जो सिस्टम्स हैं, आने वाले टाइम पे यदि कंट्रोल्ड तरीके से इनको डेवलप ना किया जाए, और चेक्स एंड बैलेंसेस ना डाले जाएं, तो हो सकता है, या कुछ रोग लोग जो है, मतलब कि जो कुछ क्रिमिनल माइंडेड फंडिंग से वो लोग जो है इस तरह की सेंटियंस, ऐसी ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं जो कि ह्यूमन रेस के लिए खतरा बन जाती है। ओके, तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय दिस दिस ग्रुप ऑफ स्लाइड्स हियर। तो एक बेसिक यूज केसेस मैंने आप ऑलरेडी थोड़े टच किए हैं, अलेक्सा, सिरी, कॉर्टेना, इनसे आप बात कर सकते हो। कन्वर्सेशनल बॉट्स बन गए हैं। आजकल आप हर एक कोई भी वेबसाइट पे जाओगे तो नीचे एक आप देखोगे कि कैन आई हेल्प यू करके एक चैट बॉक्स आ जाता है। और वो चैट बॉक्स बेसिकली है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन टाइप करो, और वो क्वेश्चन जो है उस समय कोई पीछे ह्यूमन नहीं है, वो आपके क्वेश्चन को समझकर जो उस कंपनी और जिस डोमेन में वो कंपनी काम कर रही है, उस डोमेन के वो आंसर्स देने की कोशिश करता है। और काफी हद तक वो आंसर्स, पहले तो हम सोचते थे कि इतने एक्यूरेट नहीं है, बट धीरे धीरे उनकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ती जा रही है। आपने भी ये नोटिस किया होगा। कन्वर्सेशनल बॉट्स हैं, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस की तो इंतहा है। यदि हम आपस में, फॉर एग्जांपल, यदि मैं अपना बात कर रहा हूँ कि यार देखो, मान लो मुझे डॉग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी मैं चेक करने के लिए एक सोचता हूँ कि हमें एक डॉग खरीद लेना चाहिए, और डॉग को हम ये खिलाएंगे
तो आप देखोगे आधे पौने घंटे के अंदर आपकी स्क्रीन पे, आपके मोबाइल पे डॉग्स की एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाएगी, हालांकि आपने कोई सर्च टर्म भी टाइप नहीं की है। ये आपने शायद नोटिस किया होगा कि जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात करते हो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट देखनी शुरू कर देते हो। तो इसका मतलब ये हमारी मशीन्स, हमारे मोबाइल सिस्टम्स ऑलरेडी हमारी सारी कन्वर्सेशन को सुनते हैं और उसके बाद उन कन्वर्सेशन को यूज करके, उस डाटा को यूज करके वो हमें प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देते हैं। और यदि हम कोई वैसी कोई चीज सर्च कर दें, गलत कि मुझे क्रिकेट बैट खरीदना है, तो अगले दिन आपको देखोगे कि अगले 10 दिन तक, 1 महीने तक आपको क्रिकेट बैट की एडवर्टाइजमेंट्स आती रहेंगी। तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जो है कितनी ज्यादा एक्यूरेट होती जा रही है। ओके, और ये लोकेशन अवेयर भी है और एज अवेयर भी है, जेंडर अवेयर भी है। और इसका मतलब ये सिस्टम जो है बहुत सा डाटा इनके पास है और वो समझ रहे हैं इन चीजों को। ये स्टॉक फिश एक मैंने बताया था, स्टॉक फिश जैसे डीप ब्लू एक एल्गोरिथम था जो कि जिसने कि गैरी कैस्परोव को हराया था। वो 2000 की बात है, 2000 आज से 20-25 साल पहले। उसके बाद स्टॉक फिश आ गया। स्टॉक फिश एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि उसको कोई ह्यूमन हरा नहीं सकते। सारे ग्रैंड मास्टर पहले उससे ट्रेनिंग करते थे, स्टॉक फिश से, चेस की ट्रेनिंग। और फिर अल्फा जीरो बना दिया। अब अल्फा जीरो जो है, और अल्फा जीरो भी एक चेस का एल्गोरिथम है और स्टॉक फिश भी चेस का एल्गोरिथम है। जब दोनों को आपस में खेलने के लिए बोला, अल्फा जीरो ने सारी गेम स्टॉक फिश को भी हरा दी। तो उसका मतलब जो अल्फा जीरो है वो इस लेवल का एल्गोरिथम है जो जो स्टॉक फिश को हरा सकता है, और स्टॉक फिश जो है ग्रैंड मास्टर जो ट्रेन करती है। तो लेवल देख लो कि कहां पर मतलब कि जा रहा है ये। अल्फा गो एक आपने नाम सुना होगा कि गो प्रोग्राम जो है, गो गेम, वो चेस से भी ज्यादा डिफिकल्ट मानी जाती है, बिकॉज चेस में रूल्स हैं। और गो में क्या है, गो में रूल्स नहीं है, सिर्फ रूल्स नहीं है, उसमें थोड़ी इंट्यूशन भी है। उसमें ऐसी इंट्यूशन होती है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी पोजीशन यहाँ पर यदि मैं रखता हूँ, मुझे एडवांटेजेस लगती है, बट मुझे पता नहीं कि क्यों लग रही है, बट शायद मेरी इंट्यूशन कहती है कि मैं मुझे पोजीशन जो एडवांटेजेस है। तो ऐसी गेम्स जो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, उस गेम के चैंपियन को भी कंप्यूटर ने हरा दिया। एंड वो उसको हराए हुए भी आज से 8-10 साल हो गए हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो ऑलरेडी काफी हद तक आ रही हैं। अभी इनकी सिर्फ टेस्टिंग और वो एडवांस लेवल पे चल रही है, बट सूनर और लेटर दे विल कम। सेल्फ ड्राइविंग कार, सेल्फ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, और आजकल एरोप्लेन्स जो है, ड्रोन सिस्टम्स जो है ऐसे बनते जा रहे हैं। ऑटोनोमस वेपन्स एक ऐसा फील्ड है कि शायद वो जो वॉरफेयर है, दो कंट्रीज के बीच के वॉरफेयर को सोल्जर के हाथ से निकाल के टेक्नोलॉजी डोमेन की तरफ ले जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, वहां पर शायद सोल्जर की जरूरत ही नहीं है, बस ड्रोन सिस्टम्स और ऑटोनोमस सिस्टम से ही आप वॉर करोगे। ओके, तो ये बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इस तरह आ रहे हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों ने कभी ब्लैक मिरर करके एक सीरीज आती है, नेटफ्लिक्स पर आती है वो, हालांकि 5-6 साल पुरानी है, बट उसमें टेक्नोलॉजी को किस तरह से मिसयूज किया जा सकता है उसके बहुत से इंडिविजुअल एपिसोड्स हैं। वो देखने वाले हैं, आपको ये टाइम मिले तो देखना, ब्लैक मिरर। उसके अलावा एनएलपी, एनएलयू, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जो है ये, और फिर अभी एक तीसरी चीज आ रही है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, एनएलजी। और जहां पर आप नेचुरल लैंग्वेज जनरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ये एडवांसमेंट की तरफ है। और टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। एक बहुत बड़ा एक बुक दे दो या एक आर्टिकल दे दो 30-40 पेज का, और सिस्टम को बोल दो कि इसकी समरी बना दो, और वो जो है उस बुक की कुछ ही मिनटों में, बिकॉज कंप्यूटर के लिए बुक को पढ़ना एक उसके लिए तो ये एक नंबर्स हैं, वो बुक को इंजेस्ट करके और आपको एक समरी दे देगा विद इन मिनट्स। और यदि आप उसको बहुत सारा आर्टिकल्स, रफ आर्टिकल्स दे दो और उसको बोलो इसमें से टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लो और इसमें से नेम एंटिटीज ढूंढो, यानी कि कैलकाटा कहाँ पर है, राधा का नाम कहाँ पर आया है, रमेश का नाम कहाँ पर आया है, ऐसी नेम्ड एंटिटीज। तो नेम एंटिटी रिकॉग्निशन भी वो आपको निकाल के दे देगा। तो ये जो है, ये एक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस जिसको मैं बोलता हूँ, सिंगल एक पर्टिकुलर डोमेन में मशीन बहुत अच्छा काम करती है। ये सब उसके एग्जांपल है। मेडिकल डायग्नोस्टिक में अभी तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि आने वाला टाइम पे शायद लोग जो है डॉक्टर के बजाय मशीन की डायग्नोस्टिक को ज्यादा वो समझेंगे। आने वाले टाइम पे शायद लोग कार ड्राइविंग सिर्फ इसी के लिए जाएं कि यार देखो, ह्यूमन ड्राइवर तो किसी हालत में अच्छा नहीं होता, कार ड्राइविंग ज्यादा सेफ है, ऑटोमेटिक ड्राइविंग ज्यादा, ये उनकी यूएसपी है कि
ऑटोमेटिक कार जो चल रही है उसकी उसकी जो ड्राइविंग सेंस है वो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा लेवल एडवांस्ड है, तो वो उनकी यूएसपीज होने वाली है। इसी तरह मेडिकल डायग्नोस्टिक आने वाले टाइम पे यू नो ऑलरेडी काफ़ी हद तक आप आजकल मैंने देखा है टिपिकली यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले आप खुद ही गूगल पे जाकर सर्च करते हो और काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हालांकि डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि गूगल डॉक्टर के पास मत जाओ, बट फिर भी ह्यूमन क्यूरियोसिटी और ह्यूमन दिस थिंग उसको आप रोक नहीं सकते। तो लोग जो है गूगल के थ्रू डायग्नोस्टिक देते हैं और काफ़ी हद तक आप अपनी प्रॉब्लम को समझ सकते हो। बट एक्चुअल डायग्नोस्टिक विल बी फार मोर दिस थिंग, और उसके टूल्स आजकल आ रहे हैं। यदि आप कोरोना वाले सिस्टम में जाओ या मतलब कि रेडियोलॉजिस्ट के पास जाओ और एक एक्सरे स्कैन्स या अल्ट्रासाउंड के स्कैन्स के जो कंपटीशन किए जा रहे हैं, उन कंपटीशन में मशीन जो है अच्छे अच्छे रेडियोलॉजिस्ट को हरा देती है। सो दैट मीन्स कि दैट इज द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज जो ये मशीन्स आ रही हैं। प्रोटीन फोल्डिंग आई डोंट नो, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डोमेन है। प्रोटीन एक हमारी बॉडी के अंदर जो बायो प्रोटीन्स होते हैं या जब जनरल सिस्टम में प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन को एक पर्टिकुलर लेवल में फोल्ड करना चाहिए। वो फोल्डिंग करने के लिए टिपिकली एक प्रोटीन को फोल्ड करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम को शायद एक साल लग जाता था, और तब भी जाके वो जो नंबर ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग थे वो कितने होते थे, ये एक्सपर्ट्स देखते थे कि साल में, पूरे साल में 2 साल में बहुत कम आउटपुट है। और वही मशीन लर्निंग है, जो मशीन है उसको प्रोटीन फोल्डिंग की एएनए की प्रॉब्लम थी, तो उसने मतलब कि 1 साल में या सॉरी कुछ हफ्तों में इतना काम कर दिया जो कि 5 साल के प्रोटीन फोल्डिंग एक्सपर्ट्स नहीं कर सकते। तो उससे जो एक ऐसा डोमेन है क्रिस्पर जो है, आप जानते हो जीनोम्स की वो है सीक्वेंसिंग करना, तो उसके ऊपर भी मतलब कि एआई काफी आगे पहुंच गई है। तो ये सारी चीजें जो है, और ये सारी चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करने में भी है, ऐसा नहीं कि मतलब कि ये सिर्फ इंडिविजुअल है। नाउ दे आर ट्राइंग टू बिल्ड सॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग सिस्टम्स वेयर दे कैन बी इंटीग्रेटेड। तो वो जो इंटीग्रेशन है दैट विल डेफिनेटली लीड टू दी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो जिसकी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अभी आई नहीं है, ये मैं क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगा है। बट लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटी है, बार्ड है, अब इनके ऊपर जो है आप किसी भी डोमेन में क्वेश्चन पूछ, चाहे आप इसे फाइनेंस का क्वेश्चन पूछ लो, चाहे आप इसको कोडिंग का क्वेश्चन पूछ लो, चाहे आप इसको जो है किसी भी डोमेन के ऊपर एक नॉर्मल सॉन्ग लिखने के लिए बोल दो, म्यूजिक लिखने के लिए बोल दो, तो ये कर सकती है चैट जीपीटी। और मिड जर्नी को मैं एक एग्जांपल नीचे और दूंगा आने वाली स्लाइड में। मिड जर्नी जो काम चैट जीपीटी टेक्स्ट के साथ करती है, मिड जर्नी इमेजेस के साथ करती है। ओके, तो इन सब चीजों को देखते हुए आप देख रहे हो कि एक सेंटिएंट सिस्टम को बनाने के लिए अब जो है उसके भी दीवार जो है वो दरवाजे खुल सकते हैं, which can be a sort of a two-way sword। आज ही मैं जब वो देख रहा था तो मैंने एक ट्राई किया कि चैट जीपीटी को मैंने खोला और एक पूछा कि मान लो तुम हिंदी के एक्सपर्ट हो और मैं क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछूंगा और आप मुझे ना बताओ कि ये नरेंद्र मोदी, विराट कोहली और अकबर की मीटिंग में क्या हुआ, ठीक है। तो अब तो खैर ये इस मशीन ने ये क्वेश्चन जब आज से 3-4 साल पहले, 3-4 महीने की बात है, 3-4 महीने पहले पूछा गया था, तो चैट जीपीटी ने कुछ ना कुछ इसकी कहानी बना दी थी। ओके, बट आजकल चैट जीपीटी जो है थोड़ा सा मतलब कि फिर लोग इसका मजाक उठाने लगे, तो इसलिए चैट जीपीटी ने मुझे हिंदी में देखो आंसर दिया कि मुझे खेद है कि मेरे पास 2021 से पहले की खबरों की जानकारी नहीं है, मुझे पता नहीं कि नरेंद्र मोदी, विराट कोहली और अकबर के बीच में कब मुलाकात हुई थी, समथिंग लाइक दैट। यदि आपके पास और भी क्वेश्चन है तो मैं आपकी सहायता के लिए तत्पर रहूंगा। तो ये मैं आज सुबह इसको टेस्ट कर रहा था, जो मैं स्लाइड्स बना रहा था, तो मैंने वही स्लाइड आपके यहाँ पर डाल दी। फिर मैंने बोला कि अच्छा चलो ऐसा करो, एक्सप्लेन एआई टू 10th क्लास स्टूडेंट। तो देखो इसने याद रखा हुआ कि मैं हिंदी में एक्सपर्ट माना, तो इसने जो है आंसर मुझे हिंदी में ही दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस भी रूप में जाना जाता है, तकनीकी शब्द है जो कंप्यूटर के लिए उपयुक्त होता है। ये एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर को ऐसा बनाती है कि वो चीज़ों को सीख सके और नई जानकारी प्राप्त कर सकता है और समस्याओं को हल कर सकता है। तो देखिए ये जो मशीन है ये किस तरह इस तरह का काम करती है। आपने यदि चैट जीपीटी को ट्राई कभी नहीं किया है तो आप ओपन एआई पे जाकर OpenAI/ChatGPT पे जाए, ओपन एआई सर्च कीजिए और ओपन एआई के बाद चैट जीपीटी का सर्च कीजिए और एक सिंपल सा अपना उसको वो दे दीजिए ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, वो आपको वैलिडेट कर देगा, फ्री है टोटल, और उसके ऊपर आप अपने कई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये चैट जीपीटी की कैपेबिलिटी है। और
ये कैपेबिलिटी अब इतनी एडवांस हो गई है कि लोग इसको फाइनेंस सिस्टम्स में कोडिंग के लिए आप इसको बोलो कि मुझे ना एक पाइथन का कोड लिख दो और ये मेरी प्रॉब्लम है। आई डोंट नो यदि आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानते हो, और यदि आप इसको इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन भी आप पूछोगे, डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आप पूछोगे, उसका कोड लिख देगी एटलीस्ट मिड लेवल प्रोग्रामर तक का कोड तो बड़ी आसानी से लिख देती है और बहुत एक्यूरेट। ओके, तो मैं अभी आपको एक मिड जर्नी का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिड जर्नी, जैसा जो टेक्स्ट चैट जीपी जो है टेक्स्ट करती है, मिड जर्नी और डैली ये जो सिस्टम है इमेजेस के साथ खेलते हैं। तो ये एक लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है, इसमें इस लिंक में ये इसने क्या किया, एक मॉडल बनाया है जो कि एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे ने बोला कि मुझे एक ऐसी मतलब कि फुल बॉडी पोर्ट्रेट बनाओ एक एक वुमन का, और जिसके कि ब्लॉन्ड बाल हो और उसने ब्लैक स्वेटर पहना हो और वो देखने में कॉन्फिडेंट लगे। ठीक है, ऐसा इसने प्रॉम्प्ट इसको दिया मिड जर्नी को, सिर्फ एक सेंटेंस, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और इस सेंटेंस से उसने मतलब कि ये 4-5 इमेजेस जनरेट कर दी और उसके वो सारी वेरिएशन जनरेट कर दी। उसमें से एक इमेज को उसने सिलेक्ट कर लिया और बोला कि इसको 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 थोड़ा और निखार दो, थोड़ा आप स्केलिंग कर दो, तो फाइन ट्यून कर दो, तो वो उसी में है, तो उसको उसने और फाइन ट्यून कर दिया। अब इसकी उसने फिर क्या किया, इसी इमेज को जो सेकंड इस इमेज है, या ये इसमें से थोड़ा फाइन ट्यून करके ये इमेज बना ली और इसकी फिर उसको बोला कि इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर दो। तो वो बैकग्राउंड रिमूवल जो है उसमें डैली में नहीं बट एक अलग सॉफ्टवेयर यूज करके उसने इसकी बैकग्राउंड को उठा के ग्रीन बैकग्राउंड करा दिया। अब ग्रीन बैकग्राउंड से उसने ये इमेज बना ली और उसके बाद उसको बोला कि अच्छा नाउ इस इमेज को हमें कुछ टेक्स्ट देना है, और चैट जीपीटी को बोल दिया कि चैट इस मॉडल के लिए एक टेक्स्ट जनरेट करो कि मान लो ये एआई पढ़ाना चाहती है लोगों को। ठीक है, तो उसका नाम निकोल है और ये एआई पढ़ाना चाहती है, तो ये इसने जो है उसने चैट जीपीटी ने पैराग्राफ लिख दिया। और फिर एक और साइट पर वो जाता है, मैं पूरा बता रहा हूँ कि एक और साइट है प्ले एचटी, उस पर चले जाओ और उसको वो क्या करेगा, वो आपकी जो भी आपका टेक्स्ट है उसको जो है एक रियलिस्टिक ह्यूमन आवाज में कन्वर्ट कर देगा। मान लो आपको अमिताभ बच्चन की आवाज चाहिए या आपको मतलब कि लता मंगेशकर की आवाज में कुछ बुलवाना है, या तो वो आपको टेक्स्ट आपने टेक्स्ट उठा लिया और उस टेक्स्ट को वो स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। तो आपके पास मॉडल भी हो गया और स्पीच भी हो गया, यानी स्क्रिप्ट भी हो गया और मॉडल भी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को आप कंबाइन कर दो, एक और सॉफ्टवेयर है जिसे डीआईडी बोलते हैं, और इन दोनों को यदि मिला दोगे तो वो आपको इमेज और टेक्स्ट जो आपने चुना है, जो ह्यूमन जनरेटेड टेक्स्ट है, उन दोनों को मिला के एक वीडियो बना के दे देगा। तो जस्ट इमेजिन आप एक वीडियो जो है एक मॉडल के द्वारा एक सिर्फ एक इन एजेंट्स को यूज करके जो कि फिलहाल अभी फ्री है, इवेंचुअली ये शायद पे वॉल के पीछे चले जाएंगे, बट इनके थ्रू आप ये जो है एक सिंपल सी एक वीडियो टोटल फेक वीडियो आप बना सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बैकग्राउंड को जो है ग्रीन बैकग्राउंड को आप एक रियलिस्टिक बैकग्राउंड में चाहे बीच के ऊपर है किसी के ऊपर भी आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा जो है कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट जो कनेक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को कनेक्ट करके किस तरह हम एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं लोग। और आजकल आपने देखा होगा कि इन्हीं चीजों को यूज करके लोग जो है फेक न्यूज और फेक वॉइसेस भी बना रहे हैं, और एक्चुअली वो तो उसका मिसयूज है, बट लोग इसको एक्चुअल अपने प्रोडक्ट और अपने सिस्टम्स के लिए जो उनका डोमेन है उसके लिए काफी अच्छी तरह से, जो एक्सपर्ट म्यूजिक प्रोवाइडर है या जो एक्सपर्ट आर्ट वाला है, वो इन टूल्स को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकता है। या किसी ने कोई अच्छा आर्टिकल लिखना है या कोई रिसर्च पेपर लिखना है, वो चैट जीपीटी की हेल्प से लेकर, या किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना है तो चैट जीपीटी और इन सब की टूल्स से आप बहुत अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हो या उसका अपने डोमेन स्पेसिफिक काम ले सकते हो। Okay, let's go to the next slide. तो ये काम कैसे करती है? आज वैसे तो ये बहुत ही बड़ा डोमेन फील्ड है, इसको समझाने के लिए तो 1-1.5 साल 2 साल के कोर्सेज भी कम पड़ जाएंगे, बट ब्रॉड लेवल पे बेसिकली एक पहली बात तो ये बहुत सा डाटा लेती है, बहुत ज्यादा डाटा चाहिए इसको। तो देखा जाए जो हमारे पहले ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स होते थे वो अलग होते थे। प्रोग्राम में हम क्या करते थे, प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देते थे कि हम एक छोटा कुछ लाइंस का प्रोग्राम कोडिंग जिसको बोलते हैं वो करते थे, और फिर वो कोडिंग को कंपाइलर जो है सिस्टम जो है कंप्यूटर समझता था और एग्जैक्टली वो जैसा हमने लिखा है उस हिसाब से वो प्रोग्राम बनाया जाता था। आजकल हम और फिर वो प्रोग्राम के बेसिस पे हमको जो आउटपुट मिलती थी, बट आजकल की जो एआई सिस्टम्स हैं उसमें प्रोग्राम मेन चीज नहीं है,
उसमें डाटा मेन चीज़ है। तो आप सिस्टम को बहुत ज़्यादा डाटा दे दो और उस डाटा को जो है फिर सिस्टम को बोलो कि इसमें से मुझे पैटर्न्स ढूँढ के बताओ और मुझे इस तरह के पैटर्न्स पसंद हैं। तो मशीन कुछ पैटर्न्स बताएगी, ओके। तो फिर आप उसकी ट्रेनिंग करते हो कि ये जो है ये ट्रेनिंग ठीक है, ये ट्रेनिंग गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसको बहुत सी इमेजेस दे दूँ और उसमें से बोलूँ कि मुझे कैट्स और डॉग्स पहचानो। तो फिर मैं इमेजेस देता हूँ और जो जो इमेजेस को वो ठीक क्लासिफाई करता रहता है कि ये कैट है, ये डॉग है, ये कैट है, ये डॉग है। तो वो अपना कैट्स और डॉग्स को वो उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। एक बार वो ट्रेनिंग हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप उसको नए यदि कोई भी डाटा दोगे तो वो मान लो वो कैट्स और वो डॉग जो उसने पहले कभी नहीं देखे हैं, यदि वो भी दे दोगे तो सिस्टम जो है उसको प्रेडिक्ट कर लेगी। तो दैट इज व्हाट दी एआई मशीन क्या करती है, फिर वो पैटर्न से ही पैटर्न को जो जो डाटा के सिस्टम डाटा में जो पैटर्न छुपे होते हैं उनको वो समझ लेती है और उसका एक मॉडल बना उन पैटर्न्स को देख के एक मॉडल बना देती है। और वो मॉडल जो प्रेडिक्टिव मॉडल होता है, उस प्रेडिक्टिव मॉडल को हम नया डाटा देते हैं और फिर उसका चेक करते हैं कि क्या ये रिजल्ट ठीक दे रही है, नहीं दे रही। ये ठीक नहीं दे रही तो फिर वापस हम उसकी थोड़ी और ट्रेनिंग करते हैं, करेक्ट ट्रेनिंग करते हैं, उसमें कुछ पैरामीटर को चेंज करते हैं और जब तक वो मॉडल जो है काफी हद तक कितनी एक्यूरेसी दे रहा है और वो रिजल्ट ठीक आते हैं। एक बार वो काफी हद तक एक्यूरेट हो जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारा ये मॉडल जो है तैयार हो गया है। और एक बार वो मॉडल तैयार हो जाए तो मॉडल को हम जो है उसके उसके चिप्स भी बनाए जा सकते हैं भाई। उस मॉडल को कहीं भी इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो फिर मॉडल जो है उसको नया डाटा दिया जाएगा तो वो करेक्ट तरीके से काम करेगा। ये बहुत ही हाई लेवल पे मैंने एक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के बेसिक कैसे काम करते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। वैसे यदि आप देखा जाए तो ये एक छोटी सी मैंने लिस्ट दी है मशीन एल्गोरिथम्स की, जो कि कितने टाइप के मशीन एल्गोरिथम्स होते हैं। रिग्रेशन बेस्ड होते हैं, रूल बेस्ड सिस्टम्स होते हैं और रेगुलराइजेशन होती हैं। फिर न्यूरल नेटवर्क्स आ गए हैं, उसके बाद एनसेम्बल्स आ गए हैं जिसमें कि आप तीन चार मॉडल्स को इकट्ठा करके एक मतलब कि एक मॉडल कुछ करता है, दूसरा मॉडल कुछ कर एक मॉडल की जो इनपुट है, एक मॉडल की इनपुट वो दूसरे मॉडल के लिए आउटपुट बन जाती है। एक मॉडल की आउटपुट दूसरे मॉडल के लिए इनपुट बन जाती है। तो इस तरह आप एनसेम्बल्स बना सकते हो और एनसेम्बल जो फिर आप उनको स्टैक करके और अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो। डीप लर्निंग एक अलग से एक स्पेशलाइज्ड डोमेन है ये मशीन लर्निंग का, जहाँ पर डीप लर्निंग बेसिकली जिस तरह ह्यूमन माइंड चलता है तो ह्यूमन माइंड में जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स किस तरह से कनेक्ट होते हैं और वो उन्हीं के बेसिस पे एक न्यूरल नेटवर्क की सिस्टम बनाया जाता है जिसमें कि डीप लर्निंग एल्गोरिथम चलाए जाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है और गूगल इसके ऊपर काफी एडवांस काम करता है। उनका एक प्ले ग्राउंड है टेंसर फ्लो करके, यदि आपको कभी टाइम हो तो उस पर आप खेल के देख सकते हो कि टेंसर फ्लो कैसे काम करते हैं। ये छोटी मीटिंग में तो एक प्रेजेंटेशन में मैं आपको सिर्फ उनके सिर्फ नाम ही बता सकता हूँ। तो ये कई एल्गोरिथम जो है जो कि बेसिकली ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं जो कि सुपरवाइज्ड होते हैं। बेसिकली सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग ऐसी होती है कि जिसमें आप उसको एक पैटर्न देते हैं और उसको बोलते हैं कि डॉग एंड कैट्स पहचानो इस इमेजेस में से। तो आपको पता है कि डॉग कौन सा है, कैट कौन सा है, फिर आप इमेज यदि कुछ रिजल्ट बताते हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तो ऐसी लर्निंग जो होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक अलग डोमेन है जहां पर आपको पता ही नहीं कि डाटा के अंदर क्या है। आप उसको बोलते हैं कि इस डाटा में से मुझे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के दो जो 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 ठीक लगे। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगे कि मुझे पता करना है कि बहुत से कस्टमर्स हैं और मुझे अपने प्रोडक्ट्स कैसे रखने हैं। मान लो मैं एक शॉपिंग मॉल खोलना चाह रहा हूँ और शॉपिंग मॉल में जो है मुझे प्रोडक्ट्स कैसे रखने हैं। तो यदि मैं देखता हूँ कि यार जो कस्टमर जो है जो फॉर एग्जांपल जो ब्रेड खरीद रहे हैं वो शायद उसके साथ जो लाइट चीज पड़ी होती है डेयरी और प्रोडक्ट्स बटर और ये चीजें जा खरीदते हैं तो उनकी प्लेसमेंट। तो ये जो है एल्गोरिथम्स जैसे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, या मान लो एक डाटा है जो कि अजीब सा डाटा है कि फॉर एग्जांपल आई मीन इन्वेस्टमेंट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में कोई ऐसा वेग डाटा है कि जो कि मीनिंगलेस भी हो सकता है एट टाइम्स की। फॉर एग्जांपल जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा ब्लू टाइप पहनने वाले इन्वेस्टर जो अच्छा कर रहे हैं, ऑल्दो अपेरेंटली कोई कनेक्शन नहीं है, बट हो सकता है कि उस डाटा में इस तरह की डाटा को चेक करे और शायद इस तरह का पैटर्न भी निकाल सकता है जो कि तो आपको ये बट दैट इज ऑल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन को आपको खुद नहीं मालूम कि आपको क्या, जब वो मशीन कुछ डाटा निकालेगी उसमें आपको देखना कि क्या ये डाटा आपके यूज का है क्या नहीं यूज का। ठीक है, फिर आप हो सकता है कि पूरे डाटा सेट को ही थोड़ा सा चेंज करो। बट ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं लाइक क्लस्टरिंग और बाकी फिर ये डायमेंशनैलिटी
डायमेंशनलिटी रिडक्शन एक और टेक्निक है अलग से, जिसमें कि हम डायमेंशंस को कम करते हैं, बिकॉज डायमेंशन मतलब फीचर्स को कम करते हैं। फीचर क्या चीज़ है? फीचर जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ह्यूमन माइंड में हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल यदि हाउस है, तो हाउस की जो सेलिंग प्राइस है, वो उसकी लोकेशन कहाँ पर है, और उसकी जो है मतलब कि एरिया कितना है, कितने बेडरूम्स हैं, ये फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स तो मतलब कि इकोनॉमिक डोमेन में तो काफ़ी सिंपल होते हैं, बट यदि हम इंटरनेट का डाटा दे दें और बोले कि इस पूरे इंटरनेट के डाटा में से आपको कौन कौन से फीचर्स नजर आ रहे हैं, तो उस इंटरनेट के डाटा में लाखों फीचर्स होंगे, तो लाखों डायमेंशन होंगी, तो लाखों डायमेंशन से खेलना एक टेक्निक मुश्किल हो जाता है। तो आप डायमेंशन को कम करने की टेक्निक्स होती हैं, जिससे कि डाटा को फीचर सेट को कम करके आसानी से समझा जा सकता है। ओके, तो ये बेसिकली कुछ एल्गोरिथम्स हैं। और बेसिक एल्गोरिथम जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, वो एक रिग्रेशन एल्गोरिथम जैसे बनाया जाता है कि मान लो एक तरफ टेम्परेचर है, और एक तरफ मान लो वो चहकने वाले जो फॉर एग्जांपल पक्षी हैं कुछ, जो यदि गर्मी ज़्यादा होती है फॉर एग्जांपल, वो ज़्यादा चहकते हैं, तो कितने ज़्यादा चहक रहे हैं और कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, उसके बेसिस पे मान लो आपको ग्राफ पर वो बनाया हुआ है। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं एक सिंपल एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक सिंपल एक लाइन खींचिए, और आप इस प्रेडिक्शन कर सकते हो बड़े सिंपल तरीके से। आपको यदि इस तरह डाटा मिल जाए तो आप एक सिंगल लाइन बना सकते हो, और जो है जो स्लोप ऑफ द लाइन है वो m है, और ये जो इंटरसेप्ट बनेगा इस एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनता है वो बायस है, जो b है, तो उस बेसिस पे आपको एक लाइन प्रेडिक्शन बन जाती है। फिर आप प्रेडिक्शन को लेके आप उसके लॉसेस कर ले। मान लो ये रेड वैल्यू जो है, ये आपकी जो है प्रेडिक्ट की, नहीं आपने बोला कि ये वैल्यू आपने प्रेडिक्ट तो लाइन की है, बट एक्चुअल वैल्यू आपकी ये है रेड वाली। तो ये जो है, जो ये डिफरेंस है लाइन और जो एक्चुअल, क्योंकि लाइन तो आपकी प्रेडिक्शन है और जो एक्चुअल डाटा था वो ये ऊपर दिखाया हुआ है, तो ये आपके लॉसेस हैं। तो लॉसेस को आइडिया ये होता है कि आप ये लॉसेस को या आपकी जो गलतियां हैं उसको कम करना है। तो ये कम करने का तरीका जो है, जिस स्पीड से हम उसको कम करते हैं, बेसिकली यदि हमारी प्रेडिक्शन यहाँ पर है और हमें पता है कि हमें लॉस को कम करना है, तो हमें नीचे जाना है, तो हमें जो है कितना नीचे जाना है इस डायरेक्शन में, तो हमें डायरेक्शन पता है कि लॉस को कम करने के लिए हमें नीचे जाना चाहिए। बट कितना बड़ा स्टेप नीचे जाना चाहिए, क्या इतना स्टेप ले एक ही बार में लें या छोटे छोटे स्टेप लें, ऐसे लें फिर छोटा वाला स्टेप लें, कम करके नीचे जाएं। तो ये जो टेक्निक्स हैं, ये लॉस को कम करना धीरे धीरे, ये सब रिग्रेशन एल्गोरिथम, ये सिर्फ एक डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, ये बहुत से फीचर सेट्स में ये किया जाता है। तो इसको जो है किस स्पीड से कम करना है, लर्निंग रेट बोलते हैं कि लर्निंग रेट कितना होना चाहिए। यदि लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा होगा तो आप जो है हो सकता है कि यहाँ ना पहुँचो, आप पहला स्टेप यहाँ लो, दूसरा स्टेप यहाँ लो, तीसरा स्टेप यहाँ लो, चौथा यहाँ लो, और आपका जो ऑप्टिमम लेवल है वो मिस हो जाएगा। तो यदि लर्निंग आपका स्लो रहेगा, पहले छोटे छोटे स्टेप्स ले लो, पहले यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो तो आप हो सकता है कि लॉस को पकड़ लो, अपना एग्जैक्ट ऑप्टिमल पॉइंट को पकड़ लोगे। तो ये एक सिंपल सिंगल डायमेंशन में मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ जो है यदि मल्टीपल डायमेंशन और लाखों डायमेंशन में इसको करना हो तो ये कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। ये सिर्फ फिर मैट्रिसेस और डायमेंशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन, आपको कि एक वैल्यू जो डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं, डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम होगा यदि आपने 10th क्लास पढ़ी है, तो वेक्टर्स के अंदर जो डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो यदि वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो आपका कोसाइन एंगल सेम होता है। यदि आपके वेक्टर्स अलग अलग हैं तो कोसाइन एंगल डिफरेंट हो जाता है। तो आप जो है उसके बेसिस पे डिफरेंट डायमेंशंस को चेक करते हो। तो उसमें टेक्निकल होता जाएगा, मैं ज़्यादा थोड़ा इसमें नहीं जाना चाहता, वो हाई लेवल पे रखना चाहता हूँ। तो बेसिकली एक मॉडल है, उसको कुछ फीचर्स या डायमेंशन एक ही चीज़ है, फीचर या डायमेंशन उसको हम देते हैं और फिर उसके ऊपर वो प्रेडिक्शन करता है। प्रेडिक्शन करने के बाद हम बोलते हैं कि क्या ये एक्यूरेट प्रेडिक्शन है या नहीं है। यदि एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं है तो फिर हम उसको थोड़ा सा बोलते हैं कि अपने पैरामीटर्स को चेंज करो, अपनी इंटरसेप्ट को बढ़ाओ, ये जो एक्स वैल्यू थी ना, जो स्लोप को चेंज करो या इंटरसेप्ट को चेंज करो, तो वो चेंज, तो हर एक पैरामीटर पे वो चेंज किया जाता है और फिर से लॉस कैलकुलेट किया जाता है। तो ये प्रेडिक्शन चलती रहती है और जब हमारे लेबलिंग करेक्ट हो जाती है तो मॉडल जो है एक पॉइंट पे ठीक आ जाता है। अच्छा, तो ये एक हाई लेवल पे था। अब ये जो लार्ज लैंग्वेज सिस्टम है, जैसे वर्ड एम्बेडिंग है, मशीन ट्रांसलेशन है, ये कैसे काम करती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे काम करती है। तो मैं आपको एक मोटा मोटा एग्जांपल दे देता हूँ कि एक एम्बेडिंग्स होती है, क्योंकि कंप्यूटर को ना ये लैंग्वेज समझ नहीं आती, कंप्यूटर को तो सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, नंबर्स। ओके, तो हर एक वर्ड को, हर एक कैरेक्टर,
हर एक वर्ड को जो है एक नंबर दिया जाता है, ओके। और वो नंबर जो है यू नो जनरली वो पहले वो इंडिपेंडेंट होता है और फिर कंप्यूटर को बोला जाता है कि इन नंबर्स के ये जो वर्ड्स हैं इनके बीच के रिलेशनशिप्स को ढूंढो कि इन इन इनमें ये कैसे रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल किंग और प्रिंस वो ज्यादा पास है, क्वीन और प्रिंसेस आपस में नजदीक है, ठीक है। ह्यूमन और डॉग ये दूर रहेंगे बट ह्यूमन और किंग पास पास रहेंगे, ठीक है। इमेजिन करो, तो मान लो इनके कोसाइन एंगल्स यदि बनाया जाए तो ये क्या हुआ कि वर्ड जो वर्ड जो हैं उनके बीच में क्या रिलेशंस है वो ढूंढती है, तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड एम्बेडिंग्स। तो वर्ल्ड एम्बेडिंग्स का चैट जीपीटी ने और ये सब गूगल्स ने ये पिछले 5-7 सालों में बहुत सी इंग्लिश लैंग्वेज की और बाकी लैंग्वेजेस की भी बन रही हैं कि वर्ल्ड एम्बेडिंग्स ढूंढ रही हैं। तो वर्ल्ड एम्बेडिंग क्या है, वो बेसिकली एक वर्ल्ड और दूसरे वर्ल्ड का रिश्ता क्या है, एक वर्ल्ड दूसरे वर्ल्ड के साथ कैसा रिलेटेड है। और एक्चुअली वो जो है पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वर्ड की पोजीशन क्या है, यू नो एक वर्ड उसके आसपास के वर्ड्स कौन से हैं, एक वर्ड के आसपास के कौन से वर्ड्स हैं। तो ये पूरा इंटरनेट का जो डाटा आपको मालूम है, टेराबाइट्स एंड टेराबाइट्स का पीटाबाइट्स में डाटा, वो टेराबाइट के बाद गीगाबाइट और गीगाबाइट के बाद पीटाबाइट। तो पीटाबाइट लेवल का डाटा जो है इंटरनेट पे जो अवेलेबल है उन सबको उसने पढ़ा है और पढ़ के उसके बाद उसकी वर्ड एम्बेडिंग्स निकाल दी है कि एक रिलेशनशिप और दूसरे वर्ड के रिलेशनशिप में क्या फर्क हुआ है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आया है जिसको बोलते हैं अटेंशन। यदि आपने कभी नाम सीखा हो, अटेंशन इज ऑल यू नीड, ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा पेपर माना जाता है। अटेंशन इज ऑल यू नीड, ओके। तो अटेंशन बेसिकली मैटर करती है और पोजिशनल इनकोडिंग की, किस शब्द को कितनी अटेंशन देनी है। वो अटेंशन जो है उसके आसपास के नेबरिंग वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये एग्जांपल आप देखो, एलिस इज मोर एक्सपीरियंस्ड रिस्क मैनेजर देन बारबरा इवन दो शी इज 10 ईयर्स यंगर। अब ये देखो, जो शी जो है यहाँ पर शी किसको रेफर हो रहा है फर्स्ट सेंटेंस में, शी जो है रेफर हो रहा है एलिस को, क्योंकि एलिस जो है मोर एक्सपीरियंस्ड है एंड 10 ईयर्स यंगर है, उस तरह रेफर हो रहा है, ठीक है। और और यदि दूसरा सेंटेंस यदि उल्टा लिखते हैं हम, एलिस इज मोर एक्सपीरियंस्ड रिस्क मैनेजर देन बारबरा इवन दो शी इज 10 ईयर्स ओल्डर। तो ये यहाँ पर जो शी रेफर हो रहा है बारबरा की तरफ, ओके, ये बारबरा की तरफ रेफर। हालांकि सेंटेंस तो इमेजिन करो कि कितना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो कि ह्यूमन के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट, बट आजकल कंप्यूटर सिस्टम जो है ऐसी पोजिशनल एनकोडिंग और इस तरह की अटेंशन को भी वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ये देखो, यार दूसरा सेंटेंस है, एआई एग्जीक्यूटेड द स्वैप। मान लो कोई ट्रेडिंग स्टॉक की ट्रेडिंग चल रही थी और 2 ट्रेड थे, स्टॉक 1 स्टॉक 2। एआई एग्जीक्यूटेड द स्वैप बिकॉज इट वाज इफेक्टिव हेज। तो यहाँ पर जो इट है वो स्वैप के लिए है कि स्वैप है। AI executed the swap because it had been trained to do so। तो इट जो यहाँ पर AI की तरफ रेफर हो रहा है। तो ये तो थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे बैंक। अब रिवर बैंक भी है और जो बैंक जो जहाँ पर पैसा जमा होता है वो बैंक भी है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन मैंने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक सिंपल रिलेशन, जैसे आई वॉज वॉकिंग ऑन ए रिवर बैंक एंड आई वेंट टू द बैंक एंड ड्रॉ दी मनी। और मैंने मान लो मनी नाम भी ना लूँ तब भी मतलब कि AI सिस्टम जो है बर्ड्स को और उसके नेबर्स को देख के पता चल जाएगा, उसको पहचान लेगा कि क्या मैं बैंकिंग सर्विसेज की बात कर रहा हूँ या मैं रिवर के साथ वाला जो बैंक है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये वर्ल्ड एम्बेडिंग्स ढूंढ देती हैं। सिमिलैरिटीज, कैट, डॉग, रैबिट, हैमस्ट्रिंग, सिनोनिम्स ढूंढ लेती हैं, एंटोनिम्स ढूंढ लेती हैं। बट ये तो बहुत ही मोटे लेवल की चीजें, मैं बहुत ही डीप लेवल चीजें भी आपको इस स्लाइड में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ल्ड एम्बेडिंग्स इस तरह के कॉन्टेक्स्ट भी उठा लेती हैं। तो ये न्यूरल नेटवर्क्स जो है, ये जो बेसिकली जो नेटवर्क्स हैं, ये जहाँ पर न्यूरल नेटवर्क्स एक ऐसा डोमेन आया कि जो कि बेसिकली ह्यूमंस की तरफ, जिस तरह ह्यूमन के न्यूरॉन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसी तरह ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है। उसमें एक इनपुट लेयर होती है और कुछ हिडन लेयर्स होती है और फिर आउटपुट लेयर्स होती हैं। और हर एक लेयर के अंदर मतलब कि बेसिकली ये कनेक्टेड होती है। इसके अंदर वेट मतलब कि स्लोप, ठीक है। हर एक सिस्टम की, जैसे मैंने वो लाइन दिखाई थी, मान लो हर एक ये एक इंडिविजुअल लाइन है, x1 x2 x3 x4, और हर एक की अपनी अपनी स्लोप है और उसके अंदर बायस जोड़ी जाती है और फिर कोई एक्टिवेशन फंक्शन लगाया जाता है और फिर हमें कोई प्रेडिक्शन आउटपुट मिलती है। एक्टिवेशन फंक्शन भी पता नहीं 1000 तरह के हैं, सिग्मॉइड फंक्शंस और 10x फंक्शंस और सॉफ्ट मैक्स कई हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा इस तरह ये वो चलती है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर बेसिकली
आप यदि देखोगे कि आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स आना चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और मतलब कि स्ट्रॉन्ग मीन्स कि एक ऐसी, देखो आप डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का जा रहे हो। क्या आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हो या डाटा इंजीनियर बनना चाह रहे हो? डाटा इंजीनियर बनना है तो आपको बीएससी 12th क्लास प्लस बीएससी लेवल का मैथ काफ़ी है। बट यदि आपको डाटा साइंटिस्ट बनना है, जो कि डाटा, तो फिर आपको शायद हायर लेवल मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, पीएचडी इन मैथमेटिक्स और पीएचडी इन फिजिक्स, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तब आप एक डाटा साइंटिस्ट की तरह बन सकते हो, बिकॉज फिर आप डीपर साइंटिस्ट का रोल, जिसमें कि एल्गोरिथम्स को ट्रेन करना, एल्गोरिथम्स को चेंज करना, वो सब एस्पेक्ट आते हैं। बट मोटे लेवल पे यदि आपको एआई को समझना है, तो वो जो है उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, और 12th क्लास का मैट्रिक्स, और ये इस लेवल पे यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग है और थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग के साथ, तो फिर आप डाटा इंजीनियर बन सकते हो, जो कि जिसका काम है कि सिस्टम्स को डिप्लॉय करना और सिस्टम्स को फाइन ट्यून करना, उसको जो है तो बेसिक लेवल पे वो डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये तो था जो कि मतलब कि एआई से कनेक्टेड है, और इसका इम्पैक्ट अब क्या हो रहा है। जैसा हमने बात की है कि इतनी सिस्टम्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरफ आ रही है, दूसरी तरफ 3D प्रिंटिंग है, तीसरी तरफ जो है ये जेनेटिक्स आ रही है, बायोजेनेटिक्स। बायोजेनेटिक्स मतलब कि सिंथेटिक बायोलॉजी, ये सब चीज़ें जो सिस्टम्स आ रहे हैं, तो ये हर समय एक नई खोजें होती जा रही है, और इतनी रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, और एपिडेमिक बनता जा रहा है फेक न्यूज़ का। तो हमारे जैसे ह्यूमंस का, और जो हम तो चलो फिर भी हमारी एज निकल गई है, जो यंगस्टर्स हैं आज के, उनको अब कैसे मतलब कि किस रास्ते पे जाना पड़ेगा, और कैसे ऐसे रैपिडली इवॉल्व चेंजिंग से कैसे जूझना पड़ेगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला सिस्टम पे। तो एआई देखो कहीं जाने नहीं वाली। एआई डेफिनेटली मार्केट में जो है लो स्किल जॉब्स और इवन हाई स्किल जॉब्स सभी इफेक्ट हो जाएंगी। जिस तरह जब जब स्टीम इंजन आए और मोटर कार्स आई, तो जो घोड़े थे और जो घुड़सवार थे, उनको कुछ और काम करने पड़ गए, राइट। घुड़सवारों को तो शायद फैक्ट्री में चले गए थे, उन घोड़ों का पता नहीं क्या हुआ। वो पहले तो हर घर में शायद घोड़े दिखाई देते थे, अब नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो जॉब मार्केट जो है इवेंचुअली इफेक्ट होगी। तो इसलिए हमको कैसे तैयारी करनी है, ये एक बड़ा सा मुद्दा आ जाता है, जिसके ऊपर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। और एक ऑथर है नोहाल हरारी करके, वो जो है उसने एक अच्छी बुक भी लिखी है, 21 स्किल्स फॉर 21st सेंचुरी। वो एक अच्छी बुक है, आपको पढ़ लेनी चाहिए। कौन कौन से स्किल्स हमको, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये एक इफेक्ट होता है। दूसरा है कि सिस्टम फेयरनेस और बायस। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन जो डाटा है, क्योंकि हम लोगों ने जनरेट किया है डाटा। फॉर एग्जांपल, यदि मान लो ये डाटा जो है, फॉर एग्जांपल यदि वो पाकिस्तान जैसे कंट्री से यदि डाटा उठाया जाए, या अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज का, सिर्फ ऐसे कंट्री का ही डाटा लिया जाए, ठीक है, तो वहां पर जो एआई ट्रेन होगी, तो वो शायद वुमेन को यही बोलेगी कि आप पर्दा पहनिए, पर्दा कीजिए, आप ऐसा तो वो डाटा के ऊपर जो बायस है, जो डाटा, बिकॉज सारा सिस्टम यहाँ पर जो सारा जो एआई का जो खेल है, वो डाटा के ऊपर है। और डाटा के अंदर इनहेरेंटली ह्यूमन बायस तो आ ही जाती है, क्योंकि ये डाटा ह्यूमंस हम लोग लिखते हैं, तो हमारी बायसेस तो है ही ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल, यदि आज के डाटा में आप देखोगे, तो आज का डाटा यदि फॉर एग्जांपल एक एक ब्लैक आदमी है, बिकॉज ब्लैक आदमी को सोचा जाता है कि ये जो अफ्रीका के लोग हैं, या मतलब कि उनकी शायद और उसको ये बैंकिंग एप्लीकेशन देता है वो, तो हो सकता है बैंकिंग एप्लीकेशन ऐसा देखा गया कि बैंकिंग एप्लीकेशन ने इसी बात पे ही उनको लो क्रेडिट दे दिया है, बिकॉज कि उसका जेंडर देख के कि टिपिकली कितने लोग ब्लैक लोगों को जो है लोन मिलता है, फॉर एग्जांपल। तो ऑलरेडी सिस्टम में बायस है, ठीक है, क्योंकि वो डाटा जो है, जो एग्जिस्टिंग डाटा है, वो एग्जिस्टिंग डाटा में इतना मिलता ही नहीं कि जहां पर कि ब्लैक लोगों का लोन पास हो रहा है। तो टिपिकली सिस्टम ये सोचता है कि ब्लैक लोगों को लोन देना ही नहीं है। ओके, सो बेसिकली डाटा जो है उसके अंदर फेयरनेस और बायस के क्वेश्चन उठ जाते हैं। एक बहुत फेमस एग्जांपल है ट्रॉली प्रॉब्लम का। ट्रॉली प्रॉब्लम में क्या है कि एक ऑटोमेटिक कार जा रही है जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब ऑटोमेटिक कंट्रोल जो है उसको ऐसा लग रहा है कि एक आगे एक रास्ता है, यदि वो सीधी चली जाती है, तो वहां पर 5 लोग जो है वो उनको रेल पटरी के ऊपर बांधा हुआ है, ठीक है, वो हिल नहीं सकते बेचारे। तो यदि वो सीधा चली जाएगी तो वो नेचुरली 5 लोगों को मार देगी, ठीक है। एक आदमी है जो जिसके पास स्विच है,
तो बट वो दूसरे ट्रैक पे उस गाड़ी को ले जा सकता है, ठीक है? तो वो ले जा तो सकता है उस गाड़ी पर, वहां पर एक आदमी है, तो क्या उस आदमी को क्या वो स्विच फ्लिक करना चाहिए? क्या उसे ये डिसीजन लेना चाहिए कि वो 5 को बचाने के लिए एक आदमी को मार दे? क्या ये स्विच? तो ये इस तरह के मतलब कि क्वेश्चन जो है, जब ऑटोमेटिक सिस्टम्स आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन सोसाइटी के सामने उठ के खड़े हो सकते हैं। तो इसमें फिर बहुत वेरिएशन है कि क्या वो आदमी फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा नेता है फॉर एग्जांपल, ठीक है? या मतलब कि आपका बेटा है जिसने स्विच चेंज करना है। तो इस तरह की ये ट्रॉली प्रॉब्लम्स की तो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ये दिखते हैं, ठीक है? तो ये इम्पैक्ट, ये सोसाइटी जो है, प्रॉब्लम ये है कि क्या सोसाइटी, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट इतनी तेज हो रही है कि रूल्स को, इकोनॉमिक रूल्स को, पॉलिटिकल रूल्स को और गवर्नेंस रूल्स को वो मौका ही नहीं मिल रहा कि वो इसके ऊपर सीरियसली सोच सके, और इसलिए वो थोड़ा सा लैक्स हो जाते हैं और सब चलता है टाइप का एटीट्यूड, बिकॉज ना तो गवर्नमेंट्स को पता है, ना ना फेडरल ना मैनेजर्स को, जो भी गवर्न कर रहे हैं उनको, ना लोगों को मालूम है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में आपको किस तरह क्या क्या करना चाहिए। तो लीगल लाइसेंस ऑपरेट करना और क्या वो मॉरल और सोशल लाइसेंस सेम है, ये क्वेश्चन सोसाइटी के सामने खड़ा हो जाता है। तो इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी, एक बहुत बड़ी जो एडवांटेज हमारे पास है कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, बहुत अडेप्टेबल होता है, और वो एक जनरल पर्पस मशीन है। वो अपने एक्सपीरियंसेस को बिहेवियर में, नॉलेज में और स्किल में कन्वर्ट कर सकती है। तो इसलिए अब जो नई जो दुनिया बन रही है, नई दुनिया में आप पुराने काम में बीटन जो हो चुके हैं काम, जो लोग करते रहे हैं, वो कामों में आपको ज्यादा कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो आपको माइंडसेट ही आपको ऐसा रखना पड़ेगा कि हमें एक नई नॉलेज, नया फील्ड हमें क्रिएट करना है, नई नॉलेज क्रिएट करनी है, नया फील्ड क्रिएट करना है, और वहां पर बहुत बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सिस्टम्स को समझना है, जो टेक्नोलॉजी के एडवांटेज चल रहे हैं, और यही उसने 21 ग्रुप्स ऑफ वो जो बुक है उसमें ये है कि ओनली एबिलिटी जो ह्यूमन को चाहिए वो ये चाहिए कि द एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, बस नई चीज को सीखना। और बट आप पहले पुराने जमाने में ना नई चीज को सीखना बहुत मुश्किल होता था, बिकॉज किताबें नहीं मिलती थी, मटेरियल नहीं होता था। आजकल मटेरियल और किताबें और वो सब चीजें आपके क्लिक ऑफ द बटन पर अवेलेबल है। एवरीथिंग इज अवेलेबल जस्ट ऑन वन क्लिक, और फ्यू ऑन जस्ट कपल ऑफ सर्च अवे। तो इसलिए नॉलेज अवेलेबल है, और इसलिए और 21 से वो जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 21 से स्किल्स फॉर 21st सेंचुरी, वो तो ये कहता है कि हो सकता है आने वाले प्रोग्राम का ऐसा हो कि मतलब 30 साल तक तो ये बंदा जो था इंजीनियर बना रहा या बैंक में काम करता रहा या बहुत ही अच्छा काम किया उसने, बट इवेंचुअली टेक्नोलॉजी ने आके और उसने देखा कि अब ये जो है मेरे रास्ते इस तरफ बंद हो रहे हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी ने उसको टेक ओवर कर लिया है। तो उसको क्या करना चाहिए? ही शुड बी प्रिपेयर्ड, और उसको वो फोर्स ही करना है कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, अभी ये ना जेनेटिक्स में या डॉक्टर में इस फील्ड की तरफ चला जाता हूँ। तो बेसिकली मान लो वो 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में ये डिसीजन लेता है और 3-4 साल में अपने को ट्रेन कर लेता है, एंड देन ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू चेंज, रेडिकली चेंज हिज डोमेन्स फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन। ओके, एंड दैट एबिलिटी शुड बी, सो यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट, मतलब कि अब वो टाइम खत्म हो गया कि आप बेसिकली स्कूल खत्म हो गया, पढ़ाई खत्म हो गई, नहीं, अब तो हर दिन पढ़ाई। वीके, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये कॉल खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, 3 मिनट में, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लिंक एंड वी विल मीट देयर। ओके, उसकी बात कर रहा था कि नई अपॉर्चुनिटी जो है एक नई नॉलेज बनानी पड़ेगी और नए डोमेन्स के अंदर जाने में तैयार रहना पड़ेगा। माइंडसेट, आपके माइंडसेट, जब वो आर्मी में ट्रेनिंग करते थे तो कमांडो ट्रेनिंग में सिर्फ एक ही चीज़ बताई जाती थी कि गेट योर माइंड रेडी। ओके, यदि माइंड रेडी हो जाता है तो बाकी तो बहुत आसान हो जाती है। तो इसलिए यंगस्टर को मेरी यही एडवाइस होगी कि बी प्रिपेयर टू लर्न न्यू स्किल्स एट एनी स्टेज इन लाइफ, ओके, एंड दैट विल मेक योर जॉब मच ईजियर। और आपको जो है एंटरप्रेन्योर लेवल पे आने वाले टाइम पे ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये कंसेप्ट भी चेंज होने वाला है। आने वाले टाइम पे बहुत छोटी छोटी कंपनीज होंगी जिसमें 3-4 लोग काम करा करेंगे, और इंडिविजुअल होंगे जो कि एक ब्रांड होगा, वो इंडिविजुअल नहीं होगा, वो ब्रांड होगा बेसिकली, दैट गाय इज एक्सपर्ट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो उसके वो उसका उसी की ब्रांड वैल्यू है। अब जॉब की जो नेचर है वो परमानेंट ऐसी 9 to 5 जिंदगी भर चलने वाली जॉब्स नहीं मिलने वाली, ठीक है? और 10 साल 15 साल जॉब वाली जॉब, कंट्रेक्चुअल जॉब्स रहेंगी, जहाँ पर शॉर्ट कंट्रेक्चुअल जॉब्स रहेंगी, और जहाँ पर एक्सपर्ट्स आके छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे, बट दे विल बी एक्सपेंसिव वंस,
बट दे विल बी रियली गुड वंस। एंड सो आपको अपने डोमेन चुनने हैं, आपको अपना एक्सपर्टीज एरिया चुनना है, एंड स्टार्ट पोजिशनिंग योरसेल्फ, प्रॉब्ली यू और योर ओन कंपनी और एंटरप्रेन्योर एज ए ब्रांड बाय इटसेल्फ। ओके, उन ऐसे ऐसा ऐसा मॉडल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नॉलेज बेस्ड, डीप नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स ये आएंगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो आई कम टू द एंड ऑफ दिस स्लाइड। वैसे तो ये मैंने सोचा था मैं सिर्फ 30-40 मिनट की स्लाइड बनाऊंगा, बट ये कुछ ज़्यादा हो गया। यदि आपको क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछ सकते हो। Before anybody asks any question, let me introduce VK Sharma. I was waiting for everybody to join. तो VK शर्मा, कर्नल VK शर्मा है, और हम लोग एक साथ बहुत कोर्स किए हैं, साथ बहुत दिन नौकरी साथ किए हैं, और तुम देख सकते हो कितना स्पीड में और कितना ज़्यादा गहरा ज्ञान दिए हैं। तो ये इनका डीप नॉलेज है, और इनके लिए अभी 12:30 बज चुके हैं रात के, और फिर भी तुम्हारे पास है, तो जो क्वेश्चन है पूछो। VK, you can stop sharing screen and let's have question answer. Is that how the artificial intelligence will come in our world, and it get capturing and it get destroying the jobs of normal people who are working like 9 to 5 jobs, so that company can take artificial intelligence service, and they can use better, मतलब वो ज्यादा अच्छे से काम करवा सकते हैं एआई से। तो जो जॉब्स की लिमिट है वो पहले से बढ़ेगी या घटेगी? देखो, जॉब्स की लिमिट जो है, जॉब्स की नेचर तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, और जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले जॉब्स हुआ करती थी कि आपने देखा होगा कि आजकल तो जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो न्यूज़ एंकर्स हैं, तो उनकी जॉब भी थ्रेटन हो रही है। जो प्रोग्रामर्स हैं उनकी जॉब थ्रेटन हो रही हैं। जो आजकल जो मशीन्स आ गई हैं, जो रोबोट्स आ गए हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह पर देखता हूँ कि ऑटोमेटिक सर्विंग सिस्टम्स आ गए हैं। रोबोट्स ऐसे आ गए हैं जो कि जो रोबोट है वो आपको एज ए वेटर की तरह सर्व कर रहा है, ठीक है। और रोबोट जो है आपसे आप जब चैटबॉट करते हो या कभी भी किसी भी कस्टमर केयर पे आप कॉल करो, आपको पहले आपको ह्यूमन नहीं मिलेगा, पहले आपको इंटरेक्टिव वॉइस मिलेगी, ठीक है। यदि आप जब से मोबाइल अपना पीछे की यदि सिस्टम देखोगे, तो पहले जब हम आपके एज में थे, तो उस समय टेलीफोन ऑपरेटर हुआ करता था। हम डायल करते थे नंबर, और टेलीफोन ऑपरेटर को बोलते थे कि हमें इससे बात कराओ, ओके, और टेलीफोन ऑपरेटर फिर हमारी बात कराता था। और वो जब से ये ऑटोमेटिक सिस्टम्स आ गए हैं, टेलीफोन सिस्टम्स आ गए हैं, तो अब वो सारे ऑपरेटर्स चले गए ना, बट नेचर ऑफ जॉब चेंज हो गया है। तो आने वाले टाइम पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करने वाली है कि नेचर ऑफ जॉब आपकी चेंज हो जाएगी। शुरू में डेफिनेटली काफ़ी जॉब जाएंगी, बट आपको जो है नई जॉब जो है फिर बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल नई जॉब जो है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कैसे करना है। ओके, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्जांपल ये मिड जर्नी है, जो मैंने इमेजरी सिस्टम दिखाया है, या मतलब कि चैट जीपीटी है, इसको इस्तेमाल करके मुझे कैसे जो है इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। तो एक नया फील्ड भी आ गया है जिसमें कहते हैं कि जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोल रहे हैं, ठीक है। वो कुछ साल के लिए चलेगा, वो फील्ड भी ज़्यादा देर नहीं रुकेगा कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या बोलूँ। जैसे मैंने आज सुबह उसको बोला था कि चैट जीपीटी को कि तुम एक हिंदी के एक्सपर्ट हो, ठीक है। ऐसे मैंने शुरू किया था कि तुम एक हिंदी के एक्सपर्ट हो, और मैं जो हूँ आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछूंगा और आपने मुझे हिंदी में जवाब देने। तो बेसिकली अब मैंने उसको रोल, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बहुत एडवांस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने बेटे की बात बताता हूँ, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उसको जो है अपना अप्रेजल लिखना था कि मैं कंपनी में कैसा काम कर रहा हूँ, ओके। तो अब ये अप्रेजल लिखने का काम जो है आप पूरे साल में कैसा काम किया है ये आपको बताना है। तो उसने चैट जीपीटी को बोला कि ये देखो कि मैंने ये ABCD काम किया, इस दिन मैंने ये किया, इस दिन मैंने, उसने एक लंबी चिट्ठी जो भी अपने काम अपने प्रेजेंटेशन थी उसका छोटा छोटा एक सेंटेंस जो है चैट जीपीटी को बोला, और बोला कि इसको आप एक्स मान लो जो मैंने काम किया है। मुझे जो मेरी कंपनी मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि ये यदि मुझे ये लेवल 1 है, मैंने क्या लेवल 1 तक का काम किया है, उसके कंपनी ने डेफिनेशन दे रखी है कि लेवल 1 का काम ये है, लेवल 2 का काम कंपनी ने डेफिनेशन दे रखी है, कंपनी 3 ने डेफिनेशन दे रखी है लेवल 3 पे क्या काम करना चाहिए। तो कहता है जो मैंने काम किया वो तो मैंने आपको एक्स में बता दिया, वाई समझ लो, मैंने ये Y1 आप मुझे बताओ कि मैंने एक्स को पढ़ के मुझे वाई में बताओ, और मुझे Y2 या Y3 लेवल
बताओ कि मैंने Y3 कैसे कैसे अचीव किया है, Y3 लेवल यानी लेवल 3 काम मैंने कैसे किया है। आप मुझे तो उसने उसने क्या किया, चैट जीपीटी ने उसके टेक्स्ट को पढ़ के 1 मिनट के अंदर बता दिया कि देखो आपने लेवल 3 का काम इस वजह से किया है। तो उसने लंबी सी चिट्ठी लिख दी, उसको कहता मुझे इतनी लंबी नहीं चाहिए सॉल्व, उसने 1 पेज का आंसर दिया, कहता मुझे सिर्फ 3 पॉइंट्स बताओ जो मैंने, उसने 3 पॉइंट बता दिए और वो तीनों पॉइंट उठा के उसने जो एज इट इज अपनी कंपनी को भेज दिए। तो इमेजिन करो कि ये जो सिस्टम है, चैट जीपीटी को लोग इस तरह यूज कर रहे हैं आजकल। चैट जीपीटी को लोग ऑटोमेटिक मेल मेल का जवाब भी चैट जीपीटी आजकल बाहर के सिस्टम आ गए हैं जो ऑटोमेटिक मेल का जवाब दे देते हैं। तो इस तरह बहुत सी जॉब्स जो है धीरे धीरे इस तरह चेंज हो रही है। तो नई जॉब्स कैसे आएंगी? नई जॉब्स जो है, जैसा मैंने बताया ना कि अब इन सिस्टम्स को यूज करके आप आप फॉर एग्जांपल कोई टीचिंग प्रोग्राम बनाते हो जो कि बेसिकली, या नया डोमेन में आप रिसर्च करते हो कि आपका मान लो कोई पर्टिकुलर डोमेन है, फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स का डोमेन है, जहां आपका मतलब कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का डोमेन है। और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आप समझते हो कि यार देखो, ये जो कार में जो कार्बोरेटर लगता है इसमें 50 हिस्से होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये मूविंग पार्ट्स को खत्म करके क्या मैं इसके लिए एक सिंगल सा पार्ट बना सकता हूँ? तो ये क्वेश्चन, ये एक्सपर्ट सिस्टम्स जो है आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एग्जिस्टिंग सिस्टम और से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 3D प्रिंटिंग, इन दोनों को यूज करके आप एक नया डोमेन आइडियाज आप बना निकाल सकते हो। तो लोग जो है, जो नेचर ऑफ द सिस्टम है, तो नेचर ऑफ जॉब्स आपका चेंज हो जाएगा, बट आपकी जॉब्स फिर नई तरीके की जॉब्स निकलती रहेंगी। और इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा उन जॉब्स को। बट उन जॉब्स को सीखने के लिए आपको जो बेसिक डोमेन नॉलेज है वो आपको पक्का तैयारी रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसके लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स है, आपके जो इंटीग्रेशन कैलकुलस, जो बेसिक लेवल की स्टडीज हैं, वहां पर आपके जो है वो पहले ही पता होना चाहिए, ताकि फिर आप नए सिस्टम्स को समझने में आसानी रहेगी। जिस तरह हायर नॉलेज यदि आपके पास ऑलरेडी है तो एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। यू नो अच्छा, एक और क्वेश्चन। चैट जीपीटी को कुछ लोग मतलब इलीगल काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लाइक चैट जीपीटी कोड लिख सकता है। तो अगर किसी का प्रश्न रहेगा कि चैट जीपीटी मेरे लिए कोड लिखे जिससे मैं कोई वेबसाइट को हैक कर सकूं, या उसका एम यही रहेगा कि किसी वेबसाइट को मुझे हैक करना है, लेकिन वो ऐसे पूछेगा कि चैट जीपीटी डिटेक्ट ना कर पाए कि ये इलीगल क्वेश्चन है, देन तो ऑलरेडी ऐसा हो रहा है कि बेसिकली चैट जीपीटी के आने की वजह से लोगों ने जो हैकिंग के जो सिस्टम्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं और नए नए तरीके लोग ढूंढ रहे हैं यूजिंग चैट जीपीटी के कोडिंग पावर्स। और आजकल बहुत से गिटहब के कोपायलट्स अवेलेबल हैं गिटहब पर, जहां जिनको यूज करके कि लोग जो हैं हैकिंग सिस्टम्स को, तो वो एक मॉरल क्वेश्चन आ जाता है। डेफिनेटली लोग यूज करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो आएंगे सिस्टम्स, बट उसके लिए जो धीरे धीरे लॉज हैं वो और स्ट्रेंथन होंगे। और इवेंचुअली जो हमारी गवर्नेंस है, मैनेजमेंट सिस्टम, जो जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है वो भी अवेयर हो जाएगी, जो लीगल सिस्टम्स हैं वो भी अवेयर हो जाएंगे। तो वो ये कैट एंड माउस गेम, जो चूहा बिल्ली की गेम चलेगी, ये हमेशा चलती रहेगी। ठीक है। और हैकिंग सिस्टम पक्का हैक्स होंगे इस सिस्टम में, तो उनकी फिर काउंटर सॉल्यूशंस भी आएंगी बाय द वे, कि उसको आने वाले टाइम पे बहुत से इश्यूज हैं इसमें रिलेटेड। बेसिकली कैसे बताया जाए कि ये जो म्यूजिक है ये लता मंगेशकर और उसकी आवाज़ों को मिलकर नहीं बनाया गया, या मतलब कि बेसिकली कॉपीराइट्स के इशू आ जाएंगे। अभी कह रहे हैं लोग कि आने वाले टाइम पे मैं गूगल के उसको सुन रहा था कि वाटर मार्किंग की जाएगी। वाटर मार्किंग मीन्स कि एक हिडन सिस्टम, एक हिडन लेबल दिया जाएगा कि जिससे कि आप इजीली पहचान सकोगे कि क्या ये जो है टेक्स्ट, ये इमेज, ये जो काम किया गया है, ये रिसर्च पेपर, ये डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा वाटर मार्किंग सिस्टम से। बट ये निकालना बहुत मुश्किल है। अभी तो कल ही एक न्यूज़ आई थी कि चैट जीपीटी वालों ने बोला कि वो खुद ही नहीं पहचान पा रहे कि ये जो डाटा जो वो देख रहे हैं टेक्स्ट, वो चैट जीपीटी ने खुद बनाया है या इंटरनेट पे है। दे themselves are not able to find this out। तो बट इसके ऊपर आप बहुत सी और एक रिसर्च चल रही है जिसको कि एक्सप्लेनेबल एआई बोलते हैं। एक्सप्लेन मतलब कि अभी हम एआई सिस्टम को क्या बोलते हैं कि वो डाटा दे देती है, मॉडल बना देती है, बट वो मॉडल जो है ये क्यों बनाया है और इसका क्या आंसर है। फॉर एग्जांपल मैं उसको चैट जीपीटी या एक एआई से पूछूं तो मुझे कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, ठीक है, और वो मुझे बोल देती है कि रिलायंस का ये मतलब कि गुजरात का ये वाला शेयर खरीद लो। तो मैं इससे पूछूं कि क्या ये ऐसा तुम्हारी इन्फ्लुएंस क्यों है, तो चैट जीपीटी इसका मतलब कि सिस्टम जो है इसका आंसर नहीं बता पाई कि इसकी रीजनिंग क्या थी, क्या लॉजिक है उसके पीछे, बिकॉज उन्होंने तो पैटर्न देख के और बहुत से डायमेंशन देख के वो फिगर आउट कर दिया।
बट अभी एक नया फील्ड जो बनता जा रहा है जिसको एक्सप्लेनेबल एआई बोलते हैं, तो एक्सप्लेनेबल एआई जो है उसका काम होगा कि इसको इंटरप्रेट करे मॉडल ने ये डिसीजंस ये आंसर यूज करके क्या चीज हम उस एआई ने जो आंसर दिया उसको क्यों उसने लिया, उसका रीजन वो बता के देगा। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो एक्सप्लेनेबल एआई वहां पर जा रही है। यस, या तो बट उसको आने में भी टाइम लगेगा। यस, तो ये जो इस समय जो फ्लक्स है, तो ये जो सिस्टम है इस समय इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स रहेगा। मगर जब इतने बड़े बड़े चेंजेस होते हैं ना, ये डिसरप्टिव है, ये डिसरप्टिव चेंज है। डिसरप्टिव चेंजेस वो होते हैं जो कि 70-80% से भी ऊपर लेवल की जो चेंजेस ले आते हैं उसको हम डिसरप्टिव बोलते हैं। तो एआई जो है डिसरप्टिव गेम खेल रही है आजकल। कोरोना का भी सिस्टम जो है, मान लो कोरोना ने हमारी जिंदगी को 20-30% या 10%, 15% इफेक्ट किया है, बट इट इज नॉट ए डिसरप्टिव सिस्टम। वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 वो डिसरप्शन थी बहुत बड़ी, ठीक है। तो उस लेवल का जो डिसरप्शन है, वो जो तो एआई इज ए ये डिसरप्टिव कर देगी हमारी लाइफ को, काफी हद तक डिसरप्ट करेगी। ओके ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन? तो वीके तुमने तो बहुत ज्यादा सिलेबस कवर किया इन सच ए शॉर्ट टाइम।